हाँ देखिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में जो हम लोग सबसे बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, पहला वो देखेंगे, एक सॉलिड का बहुत सारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है, ठीक है। जैसे उसका थर्मल एक्सपेंशन, वो भी पढ़ेंगे। थर्मल एक्सपेंशन मतलब हीट करते हैं, बढ़ जाना, लेंथ। इलास्टिसिटी, उसको खींच सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, जो भी पढ़ेंगे, ठीक है। साउंड का प्रोपगेशन, एक सॉलिड में साउंड प्रोपगेट करता है, सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। तो एक एक करके हम लोग को बहुत सारा चीज देखना है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब आप लोग पहले से भी जानते हो कि जब डिफॉर्म करें और वापस आ जाए जिस प्रॉपर्टी की वजह से, रिगेन करता है शेप को, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रिगेन्स इट्स शेप, अपने शेप को रिगेन करता है, ठीक है। व्हेन डिफॉर्म, आफ्टर, व्हेन डिफॉर्म, डिफॉर्म करने के बाद छोड़ देते हैं, अपना शेप को रिगेन करता है, ठीक है। ये लाइक स्प्रिंग हम लोग देखे थे, स्प्रिंग याद करो। स्प्रिंग में हम स्प्रिंग को एलोंगेट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ये एलोंगेटेड है स्प्रिंग, ये कंप्रेस्ड है, ठीक है। यहां पे जो इसका एल है, लेंथ ग्रेटर देन एल नॉट, वेयर एल नॉट इज नेचुरल लेंथ, कोई डिफॉर्मेशन नहीं है उसमें, ओके, नेचुरल लेंथ। यहां एल इज लेस देन एल नॉट, नेचुरल लेंथ से ज्यादा है, नेचुरल लेंथ से कम है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे याद करो, स्प्रिंग फोर्स क्या लिखते थे, के डेल्टा एल लिखते थे, ठीक है। के इंटू चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ में चेंज आया। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे, हाफ के स्क्वायर, या एफ स्प्रिंग का स्क्वायर बाई 2 के मल्टीप्लाई कर दो, के डिवाइड कर दो, तो के डेल्टा एल किसके बराबर हो गया, एफ स्प्रिंग बाई 2। ये हम लोग लिखते थे स्प्रिंग में। ये भी, जहां के को क्या बोलते थे, के इज कॉल्ड, क्या बोलते थे बताओ, स्प्रिंग कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट और क्या नाम बोलते थे, इलास्टिक कांस्टेंट। देखो इलास्टिसिटी वर्ड आ गया, ठीक है। इन स्प्रिंग एक इलास्टिक मटेरियल। इनफैक्ट कोई रॉड जो है, एक रॉड, वो भी एक्ट्स लाइक अ स्प्रिंग। रॉड को भी आप कंप्रेस और एलोंगेट कर सकते हो। मतलब कोई रॉड है, देखो कोई रॉड है, इसका एल नॉट लेंथ, ये इसका नेचुरल लेंथ, मतलब आप कोई फोर्स वगैरह नहीं लगाए। अब आप इस लेंथ को थोड़ा सा बड़ा, कहा स्प्रिंग इतना नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा एलोंगेट कर सकते हैं। देखो अगर आप इस तरीके से फोर्स लगाओ, लगाए हुए हो, तो ये लेंथ जो होगा एल नॉट से ज्यादा हो जाएगा। और अगर इस तरीके से फोर्स लगाए हुए हैं, तो ये लेंथ जो होगा एल नॉट से कम। हाँ बहुत कम अमाउंट में चेंज आएगा, ऑब्वियस है, ठीक है। हम लोग जो देखेंगे बहुत कम होता है लेंथ का चेंज, लेकिन होता जरूर है लेंथ का चेंज फोर्स लगने पे, क्योंकि रॉड में इलास्टिसिटी है, ठीक है। रॉड में इलास्टिसिटी है तो होता है वो। हाँ कोई ज्यादा इलास्टिक है, कोई कम इलास्टिक है, लेकिन है, ठीक है। अब सवाल है कि हम जैसे यहां तो मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट किया, फोर्स लगाया स्प्रिंग में तो कितना एलोंगेट होगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। सवाल है यहां आपने फोर्स लगाया, तो हाउ विल वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, हाउ विल वी कैलकुलेट वैल्यू अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन।
दैट इज डेल एल। इसके लेंथ में जो चेंज आया डेल एल, ठीक है, वो कैसे निकालें मैथमेटिकली? हमें तो समझ में आ रहा है, फोर्स हटाएंगे फिर रिलैक्स हो जाएगा, कंप्रेस करने का, अब वो अमाउंट देखना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको जानने के लिए पहला हम वर्ड डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? ठीक है, फिजिक्स में स्ट्रेस का क्या मतलब है? ठीक है, बाकी डे टू डे लाइफ में फिजिक्स क्लास में ऐसे ही स्ट्रेस होता ही है। ठीक है, वो स्ट्रेस अलग, उस स्ट्रेस को मेजर भी नहीं किया जा सकता, ये स्ट्रेस मेजर हो सकता है मैथमेटिकली। फिजिक्स क्लास में जो स्ट्रेस फील होता है उसको मेजर नहीं किया जा सकता, वो नहीं, इन्फानाइट से भी पार है। ठीक है, ओके, चलिए, स्ट्रेस क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब कोई एक पॉइंट है, यहां से कोई एरिया ले लिया हमने, ये कोई पॉइंट है, उसे एसोसिएटेड थोड़ा सा एरिया लिया, मान लो कोई फोर्स है एफ और इसका एरिया है एस, तो स्ट्रेस कैसे डिफाइन होगा? फोर्स बाय एस। ठीक है, सिंबल है स्ट्रेस का सिग्मा। ठीक है, यूनिट क्या होगा स्ट्रेस का? यूनिट एंड डायमेंशन एज क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एम एल -1 टी -2, प्रेशर का जो यूनिट होता है। एक ही चीज है मोटा मोटी, प्रेशर भी एक स्ट्रेस है। अच्छी बात बोले हो, प्रेशर जो है हम जो कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रेशर एट अ पॉइंट इन फ्लूइड इज स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। ठीक है, स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। ओके, ओके, ये हुआ स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत टाइप का होता है। ठीक है, ओके, तो स्ट्रेस बहुत टाइप का होता है, तो रॉड वगैरह के केस में हम स्ट्रेस को का जो पार्ट यूज करते हैं उसका नाम है नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये क्या हुआ? व्हेन फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू surface area to change the length of rod। देखो तो, जब एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, ध्यान दो, एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। सिंबल हम इतना दे देते हैं, सिग्मा एन। मतलब देखो, जैसे ये रॉड है, फोर्स है ऐसे एफ, ठीक है, ये मान लेते हैं आर रेडियस है इसका, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज एस। तो देखो, तो यहां परपेंडिकुलर लग रहा है, क्या एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो यहां पे जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा? एफ बाय एस। जो परपेंडिकुलर लगता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, इनफैक्ट प्रेशर जो है, प्रेशर भी एक नॉर्मल स्ट्रेस ही है, तो इसको अगले क्लास चैप्टर में पढ़ेंगे।
या स्ट्रेस भी लिखोगे चलेगा, फ्लूइड में दूसरा और कोई स्ट्रेस होता भी नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेस ही होता है। अभी लिख दो स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस। तो समझ में आया, डिफॉर्मिंग फोर्स जब एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस भी दो टाइप का हो सकता है, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस और एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल स्ट्रेस क्या हुआ, ये जो ऊपर में था जो लेंथ को बढ़ा रहा है, देखो जो लेंथ को बढ़ाएगा वो होगा टेंसाइल स्ट्रेस। दिख रहा है क्या, जो लेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है, जैसे ये लेंथ को बढ़ा रहा है टेंसाइल स्ट्रेस। और जो लेंथ को घटाएगा वो कौन सा स्ट्रेस हुआ, कंप्रेसिव। व्हाट से क्लियर, जो कंप्रेस करे। क्लियर है, स्ट्रेस समझ में आया, स्ट्रेस क्या कहानी है। अगला पॉइंट स्ट्रेन। ठीक है, अगला पॉइंट स्ट्रेन। ठीक है, आते हैं, और भी कई टाइप का फ्लूइड में स्ट्रेस होता है और भी देखेंगे। ठीक, पहले एक एक करके सारा सेक्शन, ये मेजर सेक्शन है इस पार्ट का। स्ट्रेन क्या हुआ, देखो अभी हमने कोई बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसकी वजह से डिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल नेचुरल डायमेंशन। कोई चीज का कितना ओरिजिनल नेचुरल डायमेंशन है और कितना आपने डिफॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। और स्ट्रेन का सिंबल होता है एप्सिलॉन। स्ट्रेन का सिंबल क्या होता है, एप्सिलॉन। ठीक है, ये एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको हम लोग यूनिट डायमेंशन में भी देखे थे। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, स्ट्रेन। तो ऑब्वियस है हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिफाइन करेंगे। नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल जो हम लोग था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब हम उसको लेंथ के टर्म में, चेंज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, यहां एक वर्ड लिख दो, ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस की वजह से डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल डिफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। जैसे स्ट्रेस एक जनरल टर्म है, स्ट्रेन एक जनरल टर्म है, उसका स्पेशल हो गया नॉर्मल। उसी तरह नॉर्मल, नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो वो लेंथ के टर्म में आ गया, चेंज इन लेंथ ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय ओरिजिनल नेचुरल लेंथ। मतलब डेल एल बाय ओरिजिनल लेंथ मान लेते हैं एल। ठीक है, स्मॉल डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल, ये हुआ क्या, स्ट्रेन का डेफिनेशन, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, स्ट्रेस हुआ फोर्स बाय एरिया और स्ट्रेन हुआ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इसको भी आप दो पार्ट में बांट सकते हो, टेंसाइल स्ट्रेन जो लेंथ को बढ़ाएगा और कंप्रेसिव स्ट्रेन जो लेंथ घटेगा।
क्लियर है? क्लियर है? स्ट्रेस स्ट्रेन क्लियर है? ओके, यू जब भी आएंगे। ठीक, अब हम लोग मैथमेटिकली दो टर्म डिफाइन किए, स्ट्रेस लगा है, स्ट्रेन मेजर हुआ है। तो स्ट्रेस का अमाउंट जितना बढ़ेगा स्ट्रेन उतना बढ़ेगा, जितना स्ट्रेस बढ़ा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होता है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन ये रिलेट होता है जिससे, उसका नाम है हुक्स लॉ। ये बताता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, और अपने केस में नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल strain, that is normal stress is directly proportional to normal strain। ठीक है, क्लियर है? जितना ज्यादा स्ट्रेस दोगे उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन है। यहीं पे देखो, जितना ज्यादा फोर्स दोगे उतना ज्यादा डिफॉर्म होगा। ठीक है, गिवन डिफॉर्मेशन इज वेरी स्मॉल, गिवन डिफॉर्मेशन इज वेरी स्मॉल अंडर इलास्टिक लिमिट, बेटर टू राइट, एक लिमिट में, मतलब कोई रॉड को बहुत ज्यादा नहीं खींच सकते हैं, तब इलास्टिसिटी लूज हो जाएगा। मतलब कोई रॉड है, उसको बहुत ज्यादा खींच लो तो वापस नहीं शेप गेन करेगा। बहुत कम डिफॉर्म है तब अपना शेप को वो रिगेन कर सकता है। तो एक लिमिट होता है कितना दूर तक कर सकते हैं, और वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन का ये कहानी है। ओके, चलो, अब मान लेते हो एक आयरन रॉड लेते हैं और एक कॉपर रॉड लेते हैं। दोनों का लेंथ एकदम सेम था, एरिया भी सेम है एस, क्रॉस सेक्शन भी सेम है, फोर्स भी आप सेम लगाए हो। ठीक है, अब आप बताओ, आप स्ट्रेस स्ट्रेन भूल जाओ। दो रॉड है, एक आयरन का एकदम आइडेंटिकल रॉड है, बस मटेरियल अलग अलग है, फोर्स सेम लगा है, तो क्या दोनों सेम तरीके से डिफॉर्म होगा, सेम अमाउंट डिफॉर्म होगा? नहीं होगा। मटेरियल की प्रॉपर्टी भी काउंट होना चाहिए, कोई ज्यादा डिफॉर्म होगा, कोई कम डिफॉर्म होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर डेल एल आयरन निकले ले, वो नॉट इक्वल टू डेल एल कॉपर, इक्वल नहीं होगा। फोर्स सेम लगा है लेकिन डिफॉर्मेशन अलग होगा। मतलब जो कांस्टेंट है डेल एल, देखो एफ एस एल सब सेम है, डेल एल वेरी कर रहा है, तो यहां का आगे का कांस्टेंट भी होगा, वो भी क्या होगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट दैट इज कॉल्ड, उस प्रोपोर्शनैलिटी का क्या नाम है, कोई बता सकते हो? जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है उसका क्या नाम है? स्कूल में पढ़े हो ना, स्ट्रेस स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को क्या नाम कहते हैं? अरे, एकदम ही गायब है कहानी, क्या कहते हैं? स्कूल में पढ़ाया क्या नहीं है चैप्टर? यंग्स
उस कांस्टेंट का नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल का अलग अलग कांस्टेंट है, ठीक है, हर मटेरियल का अलग अलग कांस्टेंट है। यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन जो होगा वो इक्वल नहीं होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ, ये अलग अलग होगा। देखो ना, एफ सेम है, एस सेम है, एल सेम है, तो यहां एक कांस्टेंट, कांस्टेंट और डेल्टा एल वेरी कर रहा है। ओके, एक ऐसा कांस्टेंट है जो मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब उसके बाद बताते हैं आगे।